हाय दोस्तों, आज का आर्टिकल देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल क्या है? कास्ट सेंसस इन इंडिया। ठीक है, कास्ट सेंसस तो ये क्या है? तो भारत में समय समय पे सेंसस तो हुआ है, लेकिन कास्ट सेंसस सबसे पहली बार 1931 में हुआ था। यानी आजादी के पहले ही ये कास्ट सेंसस हुआ था। 2011 में भी हुआ है, लेकिन ये पब्लिक नहीं किया गया। ठीक है, ये कास्ट सेंसस। अब कास्ट सेंसस क्या है, इसका प्रोज फायदा क्या है, घाटा क्या है और वे फॉरवर्ड, ये हम देखेंगे। सेंसस आपको पता ही है, प्रत्येक 10 साल में होता है, लेकिन कोविड के कारण से कोविड के कारण से जो है ये सेंसस जो है वो नहीं हो पाया, कोविड-19 के कारण से। तो कास्ट सेंसस है क्या? तो सिस्टमेटिक डेटा कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल कास्ट। ठीक है, आइडेंटिटीज ड्यूरिंग द पॉपुलेशन सेंसस। जब जनगणना हो रही हो और इस तरह का हम चीज करते हैं तो उसी को कास्ट सेंसस करते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फुल लास्ट कास्ट सेंसस जो हुआ था 1931 में, अभी जो बताए हम। ठीक है, कि 1931 में। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में हुआ, लेकिन ये फुली पब्लिश्ड नहीं हुआ था। रेगुलर सेंसस काउंट क्या? SC, STs, नॉट OBC एंड अदर कास्ट। तो रेगुलर सेंसस जब होता है तो उसमें से क्या करते हैं कि SC और ST को तो देखते हैं कि कितना संख्या है, लेकिन OBC को और अदर कास्ट को नहीं देखते थे। तो अब इस पे देखेंगे। रिलेवेंस फॉर यूपीएससी तो क्या है? तो आप देख सकते हैं इंडियन सोसाइटी में भी ये लिखा जा सकता है, गवर्नेंस में भी ये लिखा जा सकता है। ठीक है, सोशल जस्टिस में भी अगर कास्ट सेंसस होता है तो किस तरह से जस्टिस का बात हम कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी रिजर्वेशन टॉपिक जो है, और करेंट अफेयर्स में तो अपना चल ही रहा है, ये सब हम अभी देख सकते हैं। ठीक है, कास्ट सेंसस का प्रोज क्या होगा? तो सबसे पहले कि अगर हमारे पास डेटा होगा तो डेटा ड्रिवन क्या कर सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। डेटा होगा, कल देख रहे थे ना, डायनेमिक डेटा के आधार पे डायनेमिक सर्वे डायनेमिक सर्वे की बात कर रहे थे। ठीक है, तो डायनेमिक सर्वे के हिसाब से उसी तरह से सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, अगर हमारे पास इस तरह का डेटा होगा तो पॉपुलेशन के आधार पे हम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा मेरिट मार्क आ जाता है, मेरिट का हमें आदर करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आर्टिकल 15(4) और 16(4) भी जो है संविधान के अनुच्छेद 15(4) क्लाउज 4 एंड 16 क्लाउज 4 जो है ये इसमें है, इसके बारे में। ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूजन, अगर हम इस तरह से बात करते हैं कास्ट सेंसस का, तो ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूजन का बात करते हैं, समावेशिता का बात करते हैं। स्ट्रेंथन अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन क्या है? रिजर्वेशन। रिजर्वेशन ही क्या है? अफर्मेटिव एक्शन है। रिकॉग्निशन ऑफ EBS एंड नॉन डोमिनेंट कास्ट। घाटा क्या है? तो जहां दुनिया आगे बढ़ रही है, ठीक है, कास्ट और रिलीजन को छोड़ते हुए हम वापस से कास्ट में घुसते जाएंगे, तो ये घाटा है। सोशल फैब्रिक को हम कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, इससे यूनिटी भी हैम्पर करेगा। अब कास्ट को छोड़ करके राष्ट्र का बात करना चाहिए। तो घाटा क्या है? प्रोच तो हम लोग देख लिए कि डेटा ड्रिवेन होगा, पॉलिसी मेकिंग में डेटा हमारे पास है तो ये होगा। घाटा क्या होगा? तो रिस्क ऑफ पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण होगा इसका। ठीक है, सोशल फ्रेगमेंटेशन, समाज में जो है कास्ट के आधार पे टूट होगा पैदा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी होगा, जितना ज्यादा कास्ट उस आधार पे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस होगा। ठीक, इंक्रीज डिमांड ऑफ कोटा, लोग कोटा का डिमांड करेंगे। जुडिशियल एंड लीगल कम्प्लेक्सिटीज, तो फिर उस तरह से हमको देखने को मिलेगा। पास्ट एक्सपीरियंस 2011 में जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, उसके एक्सपीरियंस से भी हमें कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं?
तो अगर इस तरह का चीजें लाते हैं, जैसे कि कैबिनेट जो है अप्रूव कर दिया कि हाँ कास्ट सेंसस हम करेंगे, और वो कैसे होगा, तो पूरा का पूरा डिजिटल इस बार होगा। ठीक है, डिजिटल होगा। तो अब क्या करेंगे हम वे फॉरवर्ड में, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोफेशनल ओवरसाइट, बायसनेस बायस होकर के नहीं, पूरा ट्रांसपेरेंट मैनर में हम इसको करने का जरूरत है। ठीक है, यूज डेटा टू अपलिफ्ट कम्युनिटीज नोट फॉर पॉलिटिकल गेन। अगर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हम करते हैं तो अपलिफ्टमेंट का बात होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन का बात नहीं कि पॉलिटिकल गेन के लिए कर रहे हैं, देखो हम लाए हैं कास्ट सेंसस तो हम ही बात करेंगे, ये चीज नहीं होना चाहिए। कंबाइन कास्ट डेटा विथ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जो डेटा हमें निकल करके आएगा, ठीक है, उसको सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर के साथ देखना होगा। एम्पावर एनसीबीसी फॉर रेशनल असेसमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, ये देखिए कास्ट, ये क्या है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट। दूसरा आर्टिकल क्या है, डिजिटल एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, तो ये डिजिटल एक्सेस जो है वो फंडामेंटल राइट है लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर में। बैकग्राउंड क्या, अभी हाल ही में मई में एक जजमेंट निकल करके आया 2025 में, सुप्रीम कोर्ट उसमें बोलता है दैट इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल एक्सेस टू डिजिटल सर्विस इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, और लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 में है। अगर आपसे पूछे आर्टिकल 21 में, 21 ए में क्या है, क्या है, तो राइट टू एजुकेशन, यही ना है। ठीक, कितना से कितना तो आपको पता ही है। अब देखिए पूरा का पूरा नहीं कि पूरा बूढ़ा तक को राइट टू एजुकेशन। की हाइलाइट्स ऑफ द जजमेंट क्या है, तो डिलीवर्ड बेंच ऑफ जस्टिस जेवी विंडी, ये फर्दीवाला एंड आर माधवन, ये देते हैं जजमेंट। एड्रेस अ पिटीशन बाय पर्सन विथ क्या, डिसेबिलिटीज फेसिंग डिफिकल्टी इन डिजिटल केवाईसी नो योर कस्टमर। डिजिटली नहीं देखते हैं, बैंक खाता खुलाइएगा तो डिजिटल केवाईसी होगा, आकर के आपसे ये करेगा। द कोर्ट emphasized that technology must be inclusive, not be exclusive। जो टेक्नोलॉजी है उसमें समावेशिता होना चाहिए, एक्सक्लूसिव नहीं। ठीक है, कि किसी खास लोग को है। द स्टेट हैज एन ऑब्लिगेशन टू इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्पेशली क्या, फॉर मार्जिनलाइज डिसेबल्ड अनप्रिविलेज, जो उस तरह से मार्जिनलाइज्ड हैं, हाशिए पे हैं, जो गरीब हैं, जो दिव्यांग हैं, अनप्रिविलेज्ड हैं, ऐसे ऐसे लोगों को क्या चाहिए, खास करके इंक्लूसिवनेस लाए, समावेशिता का चीज हो। सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21, आपको पता है आर्टिकल 21 समय समय पे सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से एक्सपेंड करता है, उसका जो लिस्ट है वो एक्सपेंड करता है। रीइंफोर्सेस लाइफ एंड लिबर्टी इंक्लूड एक्सेस टू वेलफेयर ऑफ सर्विसेज एंड ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस भी एक्सेस होना क्या है, लाइफ, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर में आता है। डिजिटल इक्वालिटी ब्रिजेस द क्या, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड आपको कहाँ देखने को मिलता है, इंडिया वर्सेस भारत, इंडिया वर्सेस क्या, भारत। अब ये क्या बोल रहे हैं, इंडिया जो है अर्बन पॉपुलेशन और भारत क्या है, विलेज। अर्बन में क्या होगा, जहाँ पे सर्विसेज, तेज कनेक्टिविटी का इंटरनेट है, इनकम ज्यादा है, ये सब सबके पास फोन है। विलेज में क्या है, कनेक्टिविटी बहुत खराब है, फोन का सिचुएशन। ठीक है, अभी भी कीपैड वाले फोन है, बहुत सारे लोगों के पास फोन है भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से डिजिटल डिवाइड, इंश्योरिंग इंक्लूजन ऑफ वल्नरेबल एंड डिसेबल्ड, ऐसे लोग को भी जो है इंक्लूड किया जाने का जरूरत है डिजिटल इक्वालिटी ला करके। इंक्लूसिव गवर्नेंस, गवर्नेंस को अगर समावेशी बनाना है,
ठीक है, शासन को, तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्रमोट इफिशिएंट सर्विस डिलीवरी विया डिजिटल मीन्स, बैंकिंग, सब्सिडीज, हेल्थ केयर, ये सब। हेल्थ केयर को कैसे कर सकते हैं, या तो सब्सिडी दे करके सीधे खाता में आया, या फिर टेलीमेडिसिन वाला जो अभी नया चल रहा है, टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन वाला, ठीक है। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म डेमोन्स्ट्रेट द प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट बाय जुडिशियरी। तो समय समय पे जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो क्या है, का जरूरत है, और आर्टिकल 21 को इस तरह से और बढ़ाता। चैलेंजेस क्या है भाई इस तरह से, तो चैलेंजेस यही है कि डिजिटल लिटरेसी गैप है भारत में, डिजिटल लिटरेसी गैप इन रूरल एंड मार्जिनलाइज्ड एरिया जो अभी देखें। उसके बाद फिर क्या है, लेक ऑफ एसेसिबिलिटी, सबके पास एक्सेसिबल नहीं है, गवर्नमेंट का ऐप भी नहीं है, वेबसाइट भी नहीं जानता है सही से, ठीक। तो ऑपरेटिंग पावर या ऑपरेशन नहीं जानता है, लिटरेट नहीं है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट रीजन, अभी बात की कि रिमोट रीजन में किस तरह से काम नहीं करता है, पहाड़ी एरिया में नेटवर्क ही नहीं आना, गांव में भी नेटवर्क नहीं आता है, तो आप इसे देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी रिस्क में डिटर यूजर फ्रॉम क्या, एक्सेसिंग सर्विसेज, तो साइबर सिक्योरिटी का भी रिस्क रहता है, जिसको नॉलेज नहीं है कोई भी वेबसाइट में चले गए तो वो भी थोड़ा सा है। वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड यही है कि एक्सेसिबिलिटी बाय डिजाइन फॉर ऑल डिजिटल पोर्टल, जितना भी डिजिटल पोर्टल है, चाहे गृह मंत्री का हो, चाहे रोड मंत्री का हो, चाहे आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो भी हो, ये क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, आसान होना चाहिए, इजी वे होना चाहिए, इजी क्या होना चाहिए, इजी वे होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस, गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि सबको इंटरनेट मिले, स्पेशली खास करके रिमोट एरिया में। शहर वाले तो अपना जुगाड़ लगा लेते हैं, रिमोट एरिया में नहीं हो पाता है। प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने का जरूरत है, इस तरह का कैंपेन चलाइए। स्ट्रेंथन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी लॉ, इसको करने का जरूरत है। अब तीसरा आर्टिकल है, मेन तीन ही आर्टिकल हम देखे थे जो बहुत अच्छा था। ब्रीथिंग लाइफ इनटू बेमनाड लेक, बेमनाड लेक क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बेमनाड लेक जो है सबसे बड़ा लेक है भारत में, लंबा, लेंथ में अगर देखें तो, और इतना लंबा है कि 90-92 किलोमीटर तक जाता है, और ये कहाँ है, केरला में है, ठीक है। और रामसार डिजिग्नेटेड वेटलैंड साइट ये है, समझ रहे हैं। और बेम्बांड कोल इकोसिस्टम, इट स्पेंस कौन कौन, बहुत सारा रिवर इसमें गिरता है, जैसे कि अलाफूजा रिवर इसको पानी देता है, कोट्टायम, एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट, ये सब में ये जाता है। एग्रीकल्चर इनलैंड फिशरीज एंड टूरिज्म को बढ़ावा देता है ये। यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो हाइड्रोलॉजी इसका माने इम्पेक्टेड हुआ है। और ये देखिए तो आपका वेमनाड लेक है, और देखिए इसमें पेरियार रिवर भी इसको पानी दे रही है। उसके बाद देख लीजिए पेरियार रिवर इधर से भी, यहाँ भी पेरियार रिवर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे तो चित्रफूजा रिवर, उसके बाद आप देखिए पैन यार है, उसके बाद फिर देख रहे इतना इतना रिवर यहाँ पे है, ये अभी देख रहे थे पूजा रिवर यहाँ पे, कैरियर, तो देखिए कितना लंबा ये है, आप देख रहे हैं ये, और बहुत सारा बीच है, बीचेज यहाँ पे है जो दिख रहा है आपको, कोची शिपयार्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। और पूरा का पूरा ये, तो इसको प्रिजर्व करने का जरूरत है। इन्वायरमेंटल इश्यू एंड काउजेज क्या है, श्रिंकिंग साइज एंड डेप्थ, इसका साइज और डेप्थ जो है वो घट रहा है। द लेक सरफेस एरिया रिड्यूस 27%, इसका सरफेस एरिया घट गया है 1917 से 1990 के बीच में। क्यों, क्यों घटा है, तो ड्यू टू लैंड रिक्लेमेशन, सेडिमेंटेशन, इंक्रोचमेंट, लोग वहां पे आसपास रहने लगे हैं,
सेडिमेंटेशन हुआ है, कुछ चीजें जो है सेडिमेंट के रूप में। पोल्यूशन और यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन और पोल्यूशन के कारण से भी अलगल बूम ये सब जो है, हाई लेवल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट यहाँ पे, सील्ट अनट्रीटेड सीवेज इसमें गिरता है, जिस कारण से इसको हानि हो रहा है। प्रोलिफरेशन ऑफ वाटर हाइजिंथ, ठीक है। तो लीडिंग द डेमो क्या, डेंजरसली हाई केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी, ठीक है। और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी लेवल, ये सब कारण से क्या है, बढ़ गया है। डिक्लाइन फिशरीज, तो फिशरीज में भी जो है घटौती हुआ है, घटोतरी हुआ है। 66% ड्रॉप हुआ है, जो पहले मछली मारते थे यहाँ से, अब पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर होने के कारण से लोग ने। टूरिज्म ड्राइवन डिग्रेडेशन, लोग यहाँ पे आते हैं, हाउस बोट, अनरेगुलेटेड टूरिज्म, ये सही से अगर टूरिज्म नहीं करेंगे, लोग कचरा उचरा फेंक करके चले जाएंगे, मछली या जो वहाँ जीव होगा, पेड़ पौधा, उसको हानि पहुंचाएंगे। तो अनरेगुलेटेड टूरिज्म एक्टिविटी जो है वो भी इनको मतलब पोल्यूट करना, मैंने इंटेंसली पोल्यूट करने लगा। अब रेजुविनेशन इफेक्ट, कैसे इसको मतलब पुनर्जीवित कर सकते हैं, या बड़ी हम इसको फिर से प्रिजर्व करने का प्रयास कर सकते हैं। तो जैसे नमामि गंगे है ना, नमामि गंगे, गंगा को रिजुविनेट किए, उसी तरह से वेमनाड लेक रिजुविनेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, ठीक है। और अल्लाफुजा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एन एक्सपर्ट कमिटी फ्रेम हुआ, और 188.25 करोड़ का 5 ईयर एक्शन प्लान, 5 ईयर एक्शन प्लान बनता है, रिसेंटली सबमिटेड टू केरला सीएम। शॉर्ट टर्म गोल क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म में ये है कि प्लास्टिक को रिमूव कर दीजिए, वाटर ये सब में। फिर बायोशील्ड बनाइए टू प्रोटेक्ट फार्मलैंड। फिर अंडरटेक फिश रिचिंग एंड बीड इराडिकेशन, जो भी वीड है, खरपतवार है, उसको हटाइए, अनवांटेड थिंग्स जो है, और मछली डालिए उसमें, ठीक। और कंस्ट्रक्ट 31 बायो वोंड एंड 31 गामा पंचायत। लॉन्ग टर्म विजन क्या है, तो डिग्रेडिंग द लेक वेड टू इनहेंस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग टू रिड्यूस क्या, एग्रो केमिकल रन ऑफ। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो केमिकल क्या है, कम जाएगा मिट्टी में। और इंस्टॉल सीवेज एंड फिजिकल स्लज ट्रीटमेंट, तो जैसे कि कुट्टानाड में फ्लड जहाँ पे आता है, तो इस तरह का सिचुएशन जो है वहाँ पे सीवेज और स्लज ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे लगाने का जरूरत है। मैन्युफैक्चर्ड क्या, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम एक्यूटिक वीड, एक्यूटिक वीड जो है मतलब, नहीं कहते हैं आपदा में भी अवसर, वो जो वीड है, खरपतवार है, जो भी घास फूस हो रहा है, उसका कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना लीजिए, बट्टा वगैरह, छोटा छोटा चीज, पॉट वगैरह, पत्तल वगैरह बनाया जा सकता है। इनकरेज इको टूरिज्म को इनकरेज करिए ना, वहाँ पे लोग आएंगे तो थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे, इम्प्रूव होगा उससे फिश का भी जो प्रोडक्शन है। चैलेंजेस क्या है, तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि लैंड इंक्रोचमेंट हो रहा है। उसके बाद पॉलिटिकल रेजिस्टेंस टू इवेक्शन, जब जब मैंने खाली करने का बात आता है तो पॉलिटिक्स लोग आके सपोर्ट कर देता है, पॉलिटिकल जो नेता उता है ये सब। उसके बाद इनफेक्टिव रेगुलेशन, पुअर इन्फोर्समेंट ऑन इलीगल हाउस बोट्स जो है वो मतलब उसको सही से इन्फोर्स नहीं करा पा रही है सरकार। कोऑर्डिनेशन गैप, नीड फॉर क्या, कोलेबोरेशन अक्रॉस लोकल बॉडीज, स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट। देखिए, कोई भी प्लान को सक्सेस होने के लिए क्या होना चाहिए, पीपल सेंट्रिक होना चाहिए और लोगों का सहभागिता होना चाहिए, ठीक। तो पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेशन, अगर पीपल पार्टिसिपेशन और पीपल सेंट्रिक, लोग पार्टिसिपेट भी करें और लोगों के लिए ही हो, पीपल सेंट्रिक, सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक। तब जाकर के कोई भी प्लान, नमामि गंगे हो या स्वच्छ भारत मिशन हो, ये सब इसी कारण से हुआ है। मोदी जी कुछ नहीं अकेले किए, ये सब नहीं होता तो नहीं होता। तो क्या है स्वच्छ भारत मिशन,
भारत मिशन, चाहे नमामि गंगे। ठीक है, तो ये सब उस कारण से हुआ है, पीपल सेंट्रिक, पीपल पार्टिसिपेशन, ये सब का होना जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, वे फॉरवर्ड क्या करेंगे? वे फॉरवर्ड ये है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना कुछ होगा? नहीं होगा। और लीगल इन्फोर्समेंट होना चाहिए, जहां जहां इन्फोर्समेंट कर रहा है पोल्यूटर्स को, ये पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल होना चाहिए। पे प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स में है, मतलब जो पोल्यूट कर रहा है वो पे करेगा। वो कंस्ट्रक्टिव कुछ पेड़ पौधा लगाएगा, पार्क बनाएगा, ये सब होगा। इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व कीजिए कंजर्वेशन में। प्रमोट क्लाइमेट रिजिलियंट मैनेजमेंट प्रैक्टिस को, पुराना वाला जो, ताकि केमिकल भी नहीं हो। मॉनिटर भी है रियल टाइम इन्वायरमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अब यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे ही अपना पढ़ाते रहेंगे, हमको भी हिम्मत मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।